गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का टॉपिक है हिमांक में अवनमन। सबसे पहले वर्ड है हिमांक। हिमांक का मतलब ये है कि किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर ठोस एवं द्रव दोनों का वाष्प दाब समान होता है, उसे हिमांक कहते हैं। यानी कि हमारे पास में ठोस व द्रव है, दोनों के लिए वह ताप जिस पर वाष्प दाब क्या हो, समान हो, उसे हम कहते हैं हिमांक। हिमांक को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग, यानी इसको अपन फ्रीजिंग के द्वारा इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रत्येक द्रव के लिए तो हिमांक है वो निश्चित होता है। साथ में हमारे पास में ठोस व द्रव दोनों पर जो हिमांक बिंदु है वो गतिज साम्य अवस्था में पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वह ताप जिसके ऊपर ठोस व द्रव दोनों का वाष्प दाब समान होता है, उसे हम कहते हैं हिमांक। आगे है हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में जो कमी है उसके लिए हम देखें। यानी किसी अवाष्पशील विलायक में किसी विलय को मिलाने पर उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है, जिसके कारण उसके हिमांक में भी क्या होती है, कमी होती है, उसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो शुद्ध विलायक है उसका जो हिमांक है वो T0F है, यानी T0F है, और विलयन का जो हिमांक है वो TF है। तो हिमांक में अवनमन होता है डेल TF बराबर T0F माइनस TF। फिर अगर ग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करें, ग्राफ के रूप में देखें तो वाष्प दाब, वेपर प्रेशर और केल्विन के मध्य ग्राफ खींचने पर ग्राफ से स्पष्ट है कि जो वक्र BC, यानी वक्र BC है, इस BC वक्र जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, इसमें बिंदु B पर विलायक ठोस रूप में जमने लग जाता है। अतः बिंदु B विलायक का हिमांक है, जिसको हम T0F के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पास में ग्राफ DE है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो हिमांक में अवनमन है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अतः हम कह सकते हैं राउल्ट नियम से, यानी कि राउल्ट नियम से हम कह सकते हैं डेल TF प्रोपोर्शनल डेल T। डेल TF का मतलब क्या है, हिमांक में जो अवनमन है वो है, डेल T के पास में तो वाष्प दाब है वो है। इसको हम समीकरण नंबर 1 देखते हैं, और समीकरण नंबर डेल T प्रोपोर्शनल XB समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो क्या होगा, डेल TF प्रोपोर्शनल XB। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में डेल T से डेल P हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमारे पास में समानुपाती है, यानी कि हिमांक में जो अवनमन है XB हमारे पास में क्या है, विलय के मोल B के समानुपाती है। इस समानुपाती को हटाने के लिए डेल TF बराबर K XB, XB का मतलब होता है NB बटा NA प्लस NB। NB का मतलब होता है WB बटा NB। W मतलब विलय का भाग बटे विलय का अनुभाग। NA का मतलब होता है WA बटा NA, विलय का भाग बटे विलय का अनुभाग। ये दोनों मान यहाँ रखेंगे XB में, और डेल TF बराबर K, जो XB है
उसके स्थान पे एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे एन बी की वैल्यू रखेगा कि एन बी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी बटा एम बी बटा, फिर यहाँ पे एन ए की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू ए बटा एन ए प्लस डब्ल्यू बी बटा एम बी। तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए जो विलायक होता है, वो जो विलायक है उसकी तुलना में जो विलय है वो क्या होता है, नगण्य होता है। अतः तो कह सकते हैं डब्ल्यू ए एम ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी एम बी। यानी कि यहाँ पे जो विलय के क्रम है इस विलयन में वो क्या है, न के बराबर है तनु विलयन में। तो इसको लिखेंगे डेल टी एफ बराबर के और फिर ऊपर डब्ल्यू बी बटा एन बी बटा डब्ल्यू ए और एम ए। ठीक है, तो डेल टी एफ बराबर के डब्ल्यू बी बटा एन बी गुणा एन ए गुणा डब्ल्यू ए। फिर हमने देखा था मोलनता। मोलनता क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अनुभार गुणा दोनों पास में एक बटा डब्ल्यू ए। यह पास में क्या है, मोलनता है। तो डेल टी एफ बराबर के एन ए और ये मोलनता। फिर हमारे पास जो के और एन ए है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं के एफ के द्वारा। तो क्या होगा, डेल टी एफ बराबर के एफ एन। इस सूत्र के द्वारा हम कोई पास में दिमाग में अवनमन है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और साथ में पास में देखो डेल टी एफ बराबर के एफ इनटू हम एन की वैल्यू रखें। केवल पास में क्या है, दिमाग में जो अवनमन है उसके लिए काम करेंगे और जो मोलनता है उसके लिए डब्ल्यू बी बटा एन बी गुणा 1000 बटे डब्ल्यू ए। यदि विलायक का जो भार है वो ग्राम में है उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यदि हमें एम बी की वैल्यू ज्ञात करनी हो, एम बी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे डेल टी एफ गुणा डब्ल्यू ए। यदि हमें विलय का अनुभार ज्ञात करना हो तो इसको दोबारा ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम दोबारा देखें, हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक में अवनमन का मतलब है कि वह ताप जिसके ऊपर ठोस एवं द्रव दोनों का वाष्प दाब समान होता है उसे हम कहते हैं हिमांक। और जो हिमांक है, हिमांक बिंदु ठोस व द्रव के लिए क्या होता है, गतिक साम्य होता है। किसी भी द्रव के लिए हिमांक बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद में है हिमांक में अवनमन। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी होने के कारण उसका हिमांक बिंदु भी क्या होता है, कम होता है, जिसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। यानी कि शुद्ध विलायक का हिमांक T0F और विलयन का हिमांक है वो TF है। दोनों का डिफरेंस देखें, डेल TF बराबर, यानी ये और अंतर है, यानी ये बिंदु और ये बिंदु, ये ग्राफ विलायक के लिए है, ये विलयन के लिए है। ठीक है, तो डेल TF बराबर T0F माइनस TF। फिर जो BC वक्र है, ये BC वक्र क्या है, शुद्ध अवस्था के अंदर जो वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस बिंदु D पर जो हमारे पास में ठोस है, ये ठोस हमारे पास में जो भी विलायक है वो ठोस के रूप में जमने लग जाता है। फिर नेक्स्ट है राउल्ट का नियम। ये कहता है कि हमारे पास में हिमांक में अवनमन है
हिमांक में अवनमन है वो वाष्प दाब के अंतर के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि डेल टी है प्रोपोर्शनल डेल टी। साथ में जो डेल बी है वो विलय के मोल विपरीत क्या होता है, समानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 का कंपैरिजन करेंगे तो डेल टी डेल को कैंसिल कर देंगे, डेल टी है एक्स डी। इस प्रोपोर्शनल को डालेंगे तो क्या लगा देंगे, यहाँ पे के लगा देंगे। एक्स डी का मतलब क्या होता है, विलय के मोल विपरीत, और एक्स डी का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, एन बी, यानी विलय की जो मोलों की संख्या है वो एन ए, विलय के मोलों की संख्या एन बी, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, एन बी को लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटा एन बी। डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, विलायक का भाग। डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, विलायक का भाग। एन बी का मतलब है, डब्ल्यू बी का मतलब है विलय का भाग, और जो एन बी है इसका मतलब है विलय का अनुभाग, और डब्ल्यू ए विलायक का भाग, एन ए विलायक का अनुभाग है। ठीक है, मान रखेंगे। मान रखने के बाद में कणु विलयनों के लिए कणु विलयन लेते हैं, उसमें विलय की संख्या, विलय के जो कणों की संख्या होती है वो विलय की तुलना में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डब्ल्यू ए की यानी ये वाली जो विलय के कणों की संख्या विलय की तुलना में बहुत अधिक है, इसको हम नगण्य मान लेंगे, इसको हम 0 कर लेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास में इसको डब्ल्यू बी बटा एम बी, डब्ल्यू ए नीचे एम पर चला जाएगा। फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये तीन वैल्यू है, इसको मोलर रूप में लेते हैं, स्मॉल एम ले लेंगे, मोलर का ले लेंगे। इन दोनों को हमने एक नया कांस्टेंट दे दिया है। ठीक है, kf, और फिर वैल्यू kf बराबर kf इनटू n, n की वैल्यू वापस यहाँ रखेंगे। फिर हमारे पास w एक ग्राम में है, उसको यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे, और यदि mv का मान क्या करना है, mv को हम जान लेंगे, डेल kf यहाँ लेंगे, और हमारे पास में एक नया फॉर्मूला आ जाएगा जिसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नैप्थेलीन में घोलने पर 1000 ग्राम नैप्थेलीन में घोलने पर क्या पास में विलायक है, विलायक का भार है, ये सल्फर का विलायक का भार है, घोलने पर हिमांक में अवनमन, यानी कि हमारे पास में डेल kf का मान है, तो सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करना है। अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हमारे को जो सल्फर का अणुभार है वो निकालना पड़ेगा। पहले तो जो अणुसूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, mv बराबर kf इनटू wb बटा डेल tf गुणा WA इनटू 1000। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में देखो जो kf की वैल्यू है वो है 6.8 किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और हिमांक में अवनमन डेल tf बराबर 0.68 केल्विन, और WA की वैल्यू है 1000 ग्राम, और WB की वैल्यू है 25.6 ग्राम। हमें सबसे पहले इसमें MB की वैल्यू याद करनी है, तो सभी मान रखने पर MB बराबर KF का मान कितना है 6.8, और WB इंटू 25.6, डेल TF का मान है 0.68 गुणा और 1000 गुणा 1000, पॉइंट लाएंगे 6.8 है, 68 इंटू 10 बटे 68/100, इसका पॉइंट 100 ले लेंगे, इसका 10 हो जाएगा 25, इसका 10 हो जाएगा इंटू 1000 बटे 1000 कैंसिल, 68 से 68 कैंसिल, MB बराबर 256, यानी कि जो हमने विलय लिया है, सल्फर लिया है, इसका जो अणुभार आया है वो कितना है 256 है। हम जानते हैं कि जो सल्फर का एक सल्फर का जो कण है
उस सल्फर का जो परमाणु है उसका द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि 32 होता है। अब हमारे को एक सल्फर का दे रखा है, हमारे पास 256 है, इसका अणुसूत्र निकालने के लिए हम दो फॉर्मूला लेंगे। x माना कि हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है, x इंटू 32 बराबर 256, x बराबर 256 बटे 32। माना सल्फर का अणुसूत्र क्या है, x है। बात देखिए कितना आएगा, 32 को 8 से भाग 8 दूनी 16, 24 से 25, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी सल्फर 1, यानी हमने जो इसमें को विलय लिया है उसका जो अणुसूत्र कितना है, सल्फर 1 है। ठीक है, बाकी में सब दी गई है। नेक्स्ट है असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि हमारे पास में किसी विलायक में किसी विलय को घोलते हैं, तो घोलने पर जो विलय है उसका आयनन या सैकड़न होता है। आयनन या सैकड़न होने पर उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो वास्तविक द्रव्यमान से भिन्न है, समान है, उसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है कि हमारे पास में जो अणुसंख्या गुणधर्म है, अणुसंख्या गुणधर्म विलय के अनुपात की सही गणना कर सकते हैं यदि हमारे पास में जो विलय और विलयन है जिसमें निम्न शर्तें, यानी कि अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के हैं। रासायनिक है, वास्तव का आपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है। इन चारों अणुसंख्या गुणधर्म की सहायता से हम किसी भी विलय का सही अनुपात की गणना कर सकते हैं यदि हमारे पास में जो विलय और विलायक है निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। पहली शर्त है कि राउल्ट नियम का अनुसरण करें। यदि हमारे पास में जो विलयन है वो राउल्ट नियम का अनुसरण करता है तो उसके जो भी हमारे पास द्रव्यमान है, अनुपात है, उसकी गणना कर सकते हैं। दूसरा है विलय क्या होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, अर्थात विलयन में जो विलय के कणों की संख्या है वो विलायक की तुलना में क्या हो, न के बराबर हो। नेक्स्ट है कि जो विलयन के अंदर जो विलय पदार्थ है उनका सहगुणन या आयनन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो विलय पदार्थ है वो विलायक के अंदर आयनों में ना टूटे। ठीक है, अब देखो हमारे पास में आगे नेक्स्ट है कि हमारे पास में NaCl का जो आयनन है, यानी NaCl का हम आयनन करें तो क्या होता है, NaCl का आयनन करने पर Na+ और Cl-, यानी NaCl है उसमें हमारे पास में NaCl आयनन में टूटे, Na+ और Cl- में क्या होता है, आयनन होता है। कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, CaCl2 का जो आयनन है वो होगा Ca+2 और 2Cl-, और फिर हमारे पास में K और FeCl6 है, इसका हम आयनन करें तो 4K+ और FeCl6-। इस प्रकार ये आयनों में टूटता है। अब यहाँ पे इनका जो आयनन है इसमें आयनों की संख्या 2 है, इसमें आयनों की संख्या 3 है, इसमें आयनों की संख्या कितनी है, 5, यानी 4K+ 4 ये है, 1 ये, कितने में 5 हो गए। ठीक है, लेकिन हमारे पास में यदि हम फॉर्मिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल को या बेंजोइक अम्ल को यदि हम किसी बेंजीन विलय में, बेंजीन विलायक में विलय करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये सभी हमारे पास में फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, ये क्या करते हैं, बेंजीन विलायक के अंदर सहगुणित हो जाते हैं। और सहगुणित क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होके ये द्विविलक का निर्माण कर लेते हैं, और द्विविलक का निर्माण करने के कारण इनका जो सामान्य द्रव्यमान है उसकी तुलना में इनके द्रव्यमान में क्या आती है, कमी आ जाती है। तो द्रव्यमान में देखो, जैसे हमारे पास में एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, CH3COOH एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल का वास्तविक अनुपात होता है 7। क्या होता है, 7 होता है, 12 इसका, 3 इसका, 12 है, 16 और 1 टोटल कितना होगा, 60 होगा। लेकिन एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक में विलय करने पर इसका जो अनुभार है वो कितना होता है, 120 होता है।
120 क्यों होता है? क्योंकि जब इसको हम उसमें विलायक में विलय करते हैं तो एसिटिक अम्ल क्या करता है, अपने द्विविलक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण द्विविलक का निर्माण करता है। और द्विविलक निर्माण करने के कारण दो एसिटिक अम्ल के अणु आपस में जुड़ जाते हैं, यानी क्या होता है, सहगुणन होता है, इनमें आयनन नहीं होता। और सहगुणन होने के कारण इसमें दो एसिटिक अम्ल के अणु हाइड्रोजन बंध के कारण द्विविलक का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इनके जो सामान्य अणुभार है वो कितना प्राप्त होता है, 120 में, यानी इनका जो अणुभार कितना हो गया, 60 हो गया। हम कह सकते हैं यदि किसी विलायक में किसी विलय को मिलाने पर वह विलय उस विलायक में सहगुणित या आयनित होता है तो उसका जो विलय का जो अणुभार है वास्तविक अणुभार से, यानी जो विलय का जो अणुभार है वास्तविक अणुभार से या तो कम हो सकता है या अधिक हो सकता है, जिसे हम कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। यानी किसी विलय को किसी विलायक में घोलने पर यदि विलय उस विलायक में सहगुणित या आयनित होता है, उस स्थिति के अंदर विलय का जो वास्तविक अणुभार है वो या तो कम हो सकता है विलयन में या अधिक हो सकता है, उसे हम कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब हमारे पास में इसकी बात करें, एसिटिक अम्ल की बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार में क्या होती है, ये मेरे पास में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एसिटिक अम्ल को, मेरे पास में एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक में विलय करने पर एसिटिक अम्ल का वास्तविक अणुभार कितना होता है, 60 होता है, लेकिन इनमें दो अणु क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण यह द्विविलक का निर्माण करते हैं और द्विविलक का निर्माण करने से इनका जो अणुभार है वो कितना प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है। इसलिए कह सकते हैं यह असामान्य आणविक द्रव्यमान रिप्रेजेंट करते हैं। यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है, असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब ये है कि किसी विलायक में किसी विलय को घोलने पर यदि विलय उस विलायक में आयनन या सहगुणन करता है, उस कंडीशन में उस विलय का जो अणुभार है वास्तविक अणुभार से या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में उसे कहा जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, NaCl कैल्शियम क्लोराइड K4SO6 है, इनका 1 मोल किसी विलायक में हम विलयशील करते हैं, पानी में डालते हैं तो डालने में Na+ है, ये 2 आयनों में टूटता है, Na+ और Cl- 2 आयनों में टूटेगा। कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, Ca+2 और 2Cl- 2 मिसके हो गए, 1 मिसका हो गया। ठीक है, K4HCl6 है तो 4K+ होगा आपके पास में FeCl6- 1 और ये है 4 और ये है 5 और में वियोजित हो जाता है। लेकिन इनका जो अणुभार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोलने पर इनका जो सामान्य अणुभार है वास्तविक अणुभार है उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो अणु है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण द्विविलक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट टॉपिक है वान हाफ गुणांक। वान हाफ गुणांक एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास में एसिटिक अम्ल है कि एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 60 होता है, लेकिन विलयन अवस्था में इसका जो अणुभार है वो 120 प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी जो मेरे पास में एसिटिक अम्ल है इसको बेंजीन में विलय करते हैं तो बेंजीन में विलय करने पर यह जिसके दो अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण द्विविलक का निर्माण करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर द्विविलक के रूप में हम एसिटिक अम्ल का अणुभार देखते हैं तो 120 प्राप्त होता है। इसके अलावा पास में जो ग्लूकोज है C6H12O6 का विलायक के रूप में उसका सहगुणन या आयनन नहीं होता, तो सहगुणन या आयनन नहीं होने के कारण उसके मोलर द्रव्यमान पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। उसका वास्तविक मोलर द्रव्यमान
और विलयन अवस्था में दोनों में क्या होता है, समान होता है। यदि इस विलय का विलयन के अंदर उसका सैगुणन या आयनन नहीं होता है, उसके द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि सैगुणन या वियोजन होता है तो उसका जो अणुभार है वो अधिक या कम हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है वाहन भाप गुणांक। वाहन भाप गुणांक को हम आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर होता है आयनन या सैगुणन के पश्चात प्राप्त अणुओं की संख्या। यानी कोई भी विलय है, इसी विलय में आयनों में टूटने पर जिसमें उसमें जितनी कणों की संख्या है, यानी प्राप्त अणुओं की संख्या या कणों की संख्या बटे आयनन या सैगुणन से पूर्व लिए गए मोलों की संख्या। फॉर एग्जांपल बात करें एसिडिक अम्ल है, एसिडिक अम्ल को आयनों में तोड़े तो CH3COO-H+, इसका हम आयनन देखें तो हमारे पास में क्या होगा, I बराबर सैगुणन, आयनन या सैगुणन के पश्चात इसका आयनन हो, इसके पास में क्या आयनन में टूटे तो CH3COO-H+, यहाँ पे 2 है, इसका मान कितना है 1 है, यहाँ पास में 1 और ये 2। अगर इसका हमारे पास में बेंजीन के अंदर इसका फ्यूजन सैगुणन होता है, उस कंडीशन में इसका मान कितना होता है 0.5 होता है। यानी इसके दो CH3 COOH और CH3 COOH, इसका मान क्या होगा, तो फ्यूजन हमारे पास में मान क्या होगा, इसका सैगुणन के कारण विलयन का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। इसकी बात करें AlSO4 है तो 2Al+3 3SO4-2, इसमें 2 O3 5 और यहाँ कितना 1 है। दूसरा कह सकते हैं I बराबर प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। यानी कि हमारे पास में प्रेक्षित को हम प्राप्त कर रहे हैं, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म पूरा दिया हुआ है, और पास में क्या है सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। अब तो पास में 3 शर्तें हैं, यदि I का मान 1 के बराबर होता है, यदि इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से I का मान 1 आता है, उस कंडीशन में विलय का विलायक में न सैगुणन हो रहा है न आयनन हो रहा है। सैगुणन का मतलब ये है कि वहाँ पे 2 आयन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाए, और आयनन का मतलब है वह अपने आयनों में टूट जाए। यदि I का मान 1 होता है तो उस कंडीशन के अंदर विलायक के अंदर न उसका आयनन हो रहा है न उसका सैगुणन हो रहा है, आयनन में नहीं टूटेगा। और ये किसके लिए होगा, ये ग्लूकोज के लिए होगा, ग्लूकोज का आयनन में सैगुणन नहीं होता। I greater than 1, यदि I का मान 1 से अधिक होता है, I का मान 1 से अधिक होता है, उस स्थिति के अंदर उस विलय का विलायक में क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है, यानी विलायक के अंदर आयनों में टूट रहा है। यदि I का मान 1 से कम हो, यदि I का मान 1 से कम हो, उस कंडीशन में विलायक में सैगुणन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है तो हमारे पास में जो भी अणुसंख्या गुणधर्म है, अणुसंख्या गुणधर्म को हम वान भाप समीकरण के द्वारा किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि P0A माइनस P बराबर P0A बराबर x। ठीक है, मेरे पास में क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन है। इसको हम वान भाप गुणांक के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो P0A माइनस P0A बराबर Ix। इसके साथ क्या लगा देंगे, I लगा देंगे। I हमारे पास में क्या है, वान भाप गुणांक है। यदि हमें लेना हो, दूसरा है हिमांक में अवनमन। अभी हमने देखा था हिमांक में अवनमन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल EF बराबर KF इंटू M। M पास में क्या है, मोलंता है। ठीक है, अगर इसको हम वान भाप गुणांक के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, साथ में पहले I लगा देंगे मल्टीप्लाई में और ये M कर देंगे, ये हो गया हिमांक में अवनमन। यदि हमारे पास में क्या हो, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, डेल T, यहाँ पे F है फ्रीजिंग या हिमांक, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, डेल TB बराबर
KF इंटू M। ठीक है, KF हमें सेम नहीं हो, KF तो हमारे पास क्या था, मोलर कुलीन स्थिरांक, तो डेल TB बराबर I KF इंटू M। ठीक है, चौथा हम प्रासरण दाब लें। प्रासरण दाब के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म का जो वाट का समीकरण है, पाई बराबर क्या होता है, CRT, तो पाई बराबर ICRT। अब इसके आधार पर जो भी न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।